हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 10th इतिहास के सबसे पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हुए हैं, जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड भी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई भी है, हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप इतना ही जितना मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इतना ही का यदि आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करके जाएंगे तो इस चैप्टर से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं एक भी एग्ज़ाम में छूटने वाले नहीं हैं, इतना विश्वास रखिए। आइए हम जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है, इसमें एक एक क्वेश्चन जो हम जिक्र करने वाले हैं वो क्या है। सबसे पहला बात कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी है रिपीटेड एमसीक्यूज़। ठीक है, यहाँ पर जितना भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे सब कई बार रिपीटेड है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम 2026 के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। हम नहीं कहेंगे कि कॉपी पेन लेके बैठिए, बट ज़रूर कहेंगे कि आप इसका स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग इसको स्पीड करके अपना देख सकते हैं, बट इसे ज़रूर देखें। सबसे पहला बात है, चैप्टर का ही नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यदि आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं याद आ चुका होगा, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है। हम जितना बात बता रहे हैं उतना ध्यान से बस सुन लीजिए, ज़रूर एग्जाम में यदि इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो बन ही जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। याद रखना, फ्रांस और प्रसा के बीच सन 1870 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था सेडोन का युद्ध। याद रखना, सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें प्रसा की जीत हुई थी। यानी कि हम क्या कहेंगे कि सेडोन का जो युद्ध हुआ था, सेडोन का जो युद्ध हुआ था इसमें किसकी जीत हुई थी, तो प्रसा की जीत हुई थी। अर्थात इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेडोन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बात और याद रखना, सेडोवा का भी युद्ध हुआ था, यह 1866 ईस्वी में हुआ था और ये भी युद्ध प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें प्रसा का ही जीत हुआ था। हम जानेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। याद रखना, क्वेश्चन पूछा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया। तो आपको याद रखना होगा सेडोन के युद्ध के तहत जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया, क्योंकि सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था और इसी युद्ध के तहत जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया। याद रखना इस बात को, यानी कि हमने इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सेडोन का युद्ध। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। 3 नंबर में कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। याद रखना, यूरोप एक महादेश है। यूरोप एक महादेश है जिसके अंतर्गत कई सारे देश आते हैं। यूरोप का मरीज याद रखेंगे तुर्की को कहा जाता है। तुर्की पर ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार था। और याद रखेंगे ये भी बातें कि ये जो तुर्की है, इस तुर्की देश ने यूरोप का एक छोटा सा देश जिसका नाम है यूनान, उसी देश को अपना गुलाम बनाया था। तो इस 3 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। यानी कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। आइए हम देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी कह रहा है 4 नंबर कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। याद रखना, यंग इटली यंग यंग इटली और यंग यूरोप नामक 2 संगठन, यंग इटली और यंग यूरोप नामक 2 संगठन मेजनी ने बनाया था। तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो मेजनी था। देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। याद रखेंगे, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैसूर। देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो ये बचपन से भी आप लोग जानते होंगे, गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, यानी कि यह नाव चलाता था।
नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुआ था। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछे कि फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुआ था, तो याद रखना फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। यानी कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी। तो यहाँ अभी जस्ट हमने जाना 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकफर्ट। ठीक है, यानी कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 ईस्वी में। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखना 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1830 ईस्वी में 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ब्लर भी कर रहा है। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। यानी कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर, जैसे ऑप्शन नंबर ए है संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है संवैधानिक राजतंत्र, और ऑप्शन नंबर सी है गणराज्य। याद रखना 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में गणराज्य स्थापित किया गया, यानी कि फ्रांस एक गणराज्य घोषित हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको देख लीजिए, इसके एक बार टिक भी लगा लेंगे, गणराज्य। यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गणराज्य। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ज़रा उसको भी देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको जरूर याद रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो याद रखेंगे जर्मनी के एकीकरण के लिए मुख्य रूप से बिस्मार्क उत्तरदायी था। हालांकि सब अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, लेकिन ज़्यादा जो बिस्मार्क था वही भूमिका निभाया था, क्योंकि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति को अपनाया और एक विशाल सेना का गठन किया, जिसकी वजह से जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। और एक बात और याद रखना, जर्मनी का एकीकरण अथवा इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है। यानी क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो इसके लिए राइट आंसर की बात करें तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिस्मार्क। यानी कि बिस्मार्क का संबंध इटली के एकीकरण से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। तो सबसे बड़ा, इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा शत्रु ऑस्ट्रिया था, क्योंकि ऑस्ट्रिया के चांसलर जो था मेटरनिक था, और मेटरनिक कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। यानी कि इटली और जर्मनी का विरोध सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रिया करता था। उस समय ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, राजा था, मेटरनिक था। देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। यानी क्वेश्चन पूछा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मार्क। यानी कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, बिस्मार्क था, क्योंकि बिस्मार्क ने ही रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। यानी क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो याद रखेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी, और इसी के तहत जर्मनी के एकीकरण पूर्ण हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि जाल्वेरियन क्या है, जाल्वेरियन का संबंध किससे था। तो जाल्वेरियन एक क्रांतिकारियों की संगठन थी। यानी कि जाल्वेरियन क्या था, तो एक नहीं क्रांतिकारी नहीं होगा, इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों से संबंध रखता था। यानी कि जाल्वेरियन एक संगठन था जो संबंध रखता था व्यापारियों से, क्योंकि व्यापारियों के साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा था, और जाल्वेरियन उनको यह अधिकार देता था व्यापारियों को कि वह दूसरे क्षेत्र में जाकर व्यापार कर सके। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा उसको देख लेते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि जेनेवा संधि कब हुई थी, जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो इसके लिए राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
1954। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो याद रखेंगे काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसके लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विक्टर इमैनुअल। निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा, विक्टर इमैनुअल। यहाँ पे 17 नंबर था ना क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी इम्पोर्टेंट है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वियना सम्मेलन हुआ था, यानी कि वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो इसके लिए राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1815 ईस्वी। यानी कि 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा उसको भी देख लेते हैं। अच्छा एक बात और बता देते हैं वियना सम्मेलन के बारे में कि वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा किया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा किया गया था और यह वियना नामक एक शहर था, वहीं पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 19 नंबर, जरा हम उसको भी देख लेते हैं। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हो। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इटली का एकीकरण में बहुत ही अहम भूमिका था मेजनी का, काउंट काबूर था का और विक्टर इमैनुअल का। यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रा ध्यान से रखेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। अभी जस्ट बता रहे हैं, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो याद रखेंगे जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था वह बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा एक बात और याद रखना, ये तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था, जर्मन राइन राज्य का निर्माण, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ये ऑप्शन नंबर बिस्मार्क नहीं होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति का राशि को कम कर दिया गया। यानी कि कौन सा ऐसा सम्मेलन हुआ जिसके तहत जर्मनी द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था उसकी क्षतिपूर्ति जो राशि लगाई गई थी, यानी कि उस पर कुछ कर्ज लाद दिया गया था, उसकी क्षतिपूर्ति को कम कर दिया गया। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें ऑस्ट्रिया दिया है, इसमें ऑस्ट्रिया नहीं होगा, लैसने सम्मेलन होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी में ऑस्ट्रिया नहीं होगा, यहाँ पर क्या कर देंगे लैसने सम्मेलन। यानी कि इसके लिए ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में अपना हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। यानी कि इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख देते हैं लैसने। लैसने लैसने संगठन के तहत, लैसने सम्मेलन के तहत कि जर्मनी पर लगाया गया जितना भी कर्ज था उसको कम कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन के लिए 22 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा लैसने। 22 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा लैसने। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा हम उसको भी देख लेते हैं कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था। तो हीगेल जर्मनी का दार्शनिक था। हीगेल कहाँ का दार्शनिक था, तो हीगेल जर्मनी का दार्शनिक था। याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि हीगेल कहाँ का दार्शनिक था, तो हीगेल जर्मनी का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी लिखा है लेकिन ये डी में है, इसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है। 24 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी कि जो वियना संधि हुई थी उस वियना कांग्रेस का, वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ज़रा हम उसको उसके आंसर पे बात कर लेते हैं। उसके लिए आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या था कि राजतंत्रों को पुनर्स्थापित किया जाए।
वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था कि पुनः राजतंत्र स्थापित किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की क्या हो रहा है, इसको देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि फ्रांस में पहली बार फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी और इसी क्रांति के समय पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद का उदय हो गया था। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। इसके लिए राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से है। यानी कि मेजनी का संबंध किससे है? तो कार्बोनरी संगठन से है। इस 26 नंबर के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना इस बात को। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा जा रहा है उसको भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेनेवा विश्वविद्यालय जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना जेना जो विश्वविद्यालय है यह जर्मनी में स्थित है। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा हम उसको देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोसूत का संबंध किस देश से है? याद रखेंगे कोसूत का संबंध हंगरी से है। कोसूत का संबंध किससे है? तो कोसूत का संबंध हंगरी देश से है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है जरा हम उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये भी। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यानी कि याद रखना एक यूरोप का एक मरीज कहा जाता था जिसका नाम था तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, लेकिन यूरोप का जो पालना है किसको कहा जाता है? तो याद रखना यूरोप का जो पालना है वह यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 29 का। आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर, ज़रा इसको भी देखेंगे। इस लेक्चर में हम बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं कि हाँ जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं हम उसको बार बार जो रिपीट किया गया है हम उसी को देख रहे हैं। यही तैयारी करके जाइए, आराम से इसमें से क्वेश्चन लड़ेंगे डेफिनेटली। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? यानी कि प्रथम जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो उसको 1854 करेक्ट करेंगे। 1854 ईस्वी में प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो याद रखना इटली और जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूर्ण हो गया था। लुई फिलिप किस देश का शासक था? याद रखना लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो इसके लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लुई फिलिप फ्रांस का शासक था। लुई फिलिप कहाँ का शासक था? तो लुई फिलिप फ्रांस का शासक था। उम्मीद है आपको यह बात भी समझ में आ गया होगा। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कर रहा है जरा हम उसको भी देख लेते हैं। 33 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? याद रखना जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वह दो गुटों में हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों युद्धों में मित्र राष्ट्र की ही जीत हुई थी। याद रखना जर्मनी जो देश था मित्र राष्ट्र की तरफ से नहीं लड़ रहा था, वह धुरी राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था। और द्वितीय विश्व युद्ध का जो शुरुआत किया था वह जर्मनी ने ही किया था, क्योंकि उस समय जर्मन का चांसलर हिटलर था। हिटलर बहुत खराब आदमी था क्योंकि यह दुनिया में से किसको? यहूदियों को समाप्त करना चाहता था। तो मित्र राष्ट्र की तरफ से कौन नहीं शामिल था? तो मित्र राष्ट्र की तरफ से जर्मनी नहीं शामिल होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन है? तो बोहेमिया ऑस्ट्रिया के अधीन था, जिसकी वजह से बार बार युद्ध हो रहा था और इटली और जर्मनी का एकीकरण पूर्ण नहीं हो रहा था। यानी कि खासकर इटली का एकीकरण पूर्ण नहीं हो रहा था, क्योंकि बोहेमिया किसके अधीन था? तो ऑस्ट्रिया के अधीन था। और ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि बोहेमिया देश को लौटाया जाए, और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख भी नहीं चाहता था कि इटली अथवा जर्मनी का एकीकरण हो सके। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा उसको देख लेते हैं। 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी भी है, आप इस क्वेश्चन को ज़रूर टिक आउट करेंगे। लिखा है कि 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का शासक बना? तो जर्मनी का शासक बना। ठीक है, 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम जर्मनी का शासक बना। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लुई
सुलह को फांसी कब दी गई? याद रखना 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में जब 1789 ईस्वी में क्रांति हुई थी तो लुई सोलहवा को बंदी बना लिया जाता है और लुई सोलहवा को 1793 ईस्वी में क्या कर दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 37 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पोtsdam की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया? याद रखना पोtsdam की घोषणा के बाद जापान अपने आप को क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। क्योंकि पोtsdam की जब घोषणा हुई थी तो जापान अपने आप को यह बोला कि हम अपने आप को आत्मसमर्पित करते हैं और अब हम युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है जरा हम उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि सार्डिनिया का राजा कौन था? याद रखना सार्डिनिया का राजा विक्टर इमैनुअल था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सार्डिनिया पीडमाउंट का राजा विक्टर इमैनुअल था। यह भी काफ़ी शिक्षित था, इंजीनियर था। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो याद रखेंगे मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी तीनों इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन पूछ रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन कह रहा है कि सेडोवा का युद्ध डैश और डैश के बीच में हुआ था। तो याद रखना सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया, यहाँ पे लिख देते हैं सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया। इस 1 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था जिसमें प्रसा की जीत हुई थी। याद रखना सेडोवा का युद्ध में। ठीक है, ये भी याद रखना सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में लड़ा गया था। सेडोवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1866 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो ये भी बता देते हैं हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हंगरी की राजधानी के लिए? तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। याद रखना ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। उम्मीद है सारे क्वेश्चन हम लोग एक एक करके क्लियर कर लिए। हम एक बार इस सभी क्वेश्चन को आपको दिखा देते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से भी कर सकते हैं। आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है इससे संबंधित जितने भी MCQs हम कंप्लीट कर लिए हैं और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी साल पूछा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ज़रूर ले लीजिए। बाकी हम इस लेक्चर में यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद।